ये कहानी दो भाइयों के बारे में है। एक का नाम जेम्स और दूसरे का नाम विक्टर होता है। ये दोनों म्यूटेंट होते हैं, ये दोनों बड़े होते हैं, दोनों सोल्जर की जिंदगी गुजारते हैं। उन्होंने 1861 में सिविल वॉर में हिस्सा लिया। इसके बाद 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 में हिस्सा लिया और 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 में हिस्सा लिया। इसके बाद ये एक टीम को ज्वाइन करते हैं जिसका नाम टीम एक्स होता है, मगर जेम्स इसको छोड़ देता है। इसके बाद इसको लड़की से प्यार होता है और विक्टर इसके प्यार को मार देता है। आखिर क्यों इसने टीम को छोड़ा और विक्टर ने क्यों इसके प्यार को मारा, तो चलिए देखते हैं आगे की वीडियो में। ये कहानी शुरू होती है 1845 में, जहाँ पर दो बच्चों को दिखाया जाता है। एक का नाम होता है जेम्स और दूसरे का नाम होता है विक्टर। ये दोनों भाई हैं। जेम्स की तबीयत खराब होती है, तब ही वहाँ पर इनके आते हैं और जेम्स को बताते हैं कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। जेम्स के पिता को कुछ आवाज सुनाई देती है, वो नीचे चले जाते हैं और कुछ देर बाद जेम्स और विक्टर को गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। जेम्स दौड़ता हुआ नीचे जाता है। वो देखता है कि इसके पिता को एक आदमी ने गोली मार दी है। इससे उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इसके हाथ से बड़ी अड्डीनुमा जैसे पंचे निकल आते हैं और वो इन पंचों को इस आदमी के बॉडी के आर पार कर देता है। वो आदमी बताता है कि ये तुम्हारे असली पिता नहीं थे, मैं तुम्हारा असली पिता हूँ, मेरा नाम है थॉमस लोगन। इसकी मौत हो जाती है। जेम्स घर छोड़कर भाग जाता है। इसके पीछे इसका भाई विक्टर भी आता है। वो कहता है कि अब हम दोनों वापस लौट कर नहीं आएंगे। वो दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। धीरे धीरे ये बड़े हो जाते हैं और अब ये दोनों सोल्जर हैं। ये दोनों 1861 में सिविल वॉर में जो अमेरिका में हुआ था इसमें हिस्सा लेते हैं। इसके ठीक 53 साल बाद यानी 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ। ये वो भी लड़ते हैं और 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 को भी ये लड़ते हैं। इन दोनों के पास पावर है। जिस तरह जेम्स के हाथों से पंजे निकल आते हैं, ऐसे भी विक्टर के पास नाखून होते हैं। साथ ही दोनों रिकवर कर जाते हैं, यानी कि इनकी जख्म बड़ी तेजी से ठीक हो जाती है। इन पर गोलियों का असर नहीं होता। ये दोनों सोल्जर की जिंदगी गुजारते हैं। इन दोनों को 100 साल से भी ज्यादा हो गए है इस तरह सोल्जर की जिंदगी गुजारते हुए। वक्त आता है 1973 का और ये दोनों वियतनाम वॉर में हिस्सा लेते हैं, जहाँ पर विक्टर एक वियतनाम लड़की को मारने के लिए कमरे में ले आता है और यहाँ पर इसका सीनियर आता है, विक्टर को रोकता है। विक्टर इसकी एक बात नहीं सुनता और इसको मार देता है। यहाँ पर जितने भी सोल्जर होते हैं वो विक्टर के ऊपर हमला कर देते हैं, मगर तब वहाँ पर इसका छोटा भाई जेम्स आ जाता है। वो अपने भाई की मदद करना चाहता है। वो इन दोनों को घेर लेते हैं। इन दोनों को खंभे के साथ बांध लिया जाता है और गोली मार दी जाती है, मगर इन दोनों पर गोलियों का असर नहीं होता, इसलिए ये बच जाते हैं। इन दोनों को एक बंकर के अंदर बांध किया जाता है, जहाँ पर इनसे मिलने के लिए आर्मी का मेजर स्ट्राइक आता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम दोनों पास हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरी टीम में शामिल हो जाओ। मेरी टीम का नाम टीम एक्स है। इस टीम के सारे मेंबर तुम्हारी तरह म्यूटेंट है। इस टीम को नाइजीरिया में एक मिशन के लिए भेजा जाता है। यहाँ पर ये एक बिल्डिंग के बाहर पहुँच जाते हैं, मगर बिल्डिंग के अंदर जाना कोई आसान नहीं होता। यहाँ पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होती है। इन सब के पास सुपर नेचुरल पावर होती है। इसका इस्तेमाल करके ये बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो जाते हैं। वहाँ पर ये एक आदमी को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। वो आदमी कहता है कि तुम्हें जितने हीरे चाहिए तुम इसको ले सकते हो। मेजर स्ट्राइक जिसने ये टीम बनाई थी वो कहते हैं हमें तुम्हारे हीरे नहीं चाहिए। वहाँ पर एक पत्थर होता है और पूछता है कि ये पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला। वो बताता है कि यहाँ से 3 मील की दूरी पर एक गाँव है, वहाँ पर कुछ लोगों को ये पत्थर मिला था, इनसे मैंने ये पत्थर लिया है। तो ये सब इस गांव में पहुंच जाते हैं और वहाँ के लोगों को बंदी बना लेते हैं। ये इनसे पूछते हैं कि ये पत्थर तुमको कहाँ से मिला था। वहाँ पर एक आदमी बताता है कि ये एक कीमती पत्थर ये आसमान से गिरा था। जेम्स कहता है कि ये मेट्योर है। स्ट्राइक दरअसल ये जानना चाहता था कि ये मेट्योर इनको कहाँ से मिला था, जिसका जवाब इनको नहीं मिलता। वो अपने लोगों से कहते हैं कि इन सबको मार दो। जेम्स और विक्टर सबको रोकते हैं। जेम्स अपने भाई से कहता है कि हम इस मिशन में लोगों को मारने के लिए शामिल नहीं हुए थे, लेकिन वो समझ जाता है कि इसकी बात को कोई नहीं मानने वाला, इसलिए वो इस टीम एक्स को छोड़कर चला जाता है। 6 साल गुजर जाते हैं और जेम्स अब पहाड़ियों में रहता है। वो एक लड़की से प्यार करते हैं जो स्कूल टीचर है, जिसका नाम काइला है। जेम्स की पूरी जिंदगी बदल चुकी है। अब वो किसी को नहीं मारता। वो अपनी जिंदगी चलाने के लिए लकड़ियों को काटने का काम करता है। एक दिन इसके पास स्ट्राइक आता है और बताता है कि 6 साल पहले जो हमने टीम बनाई थी, इस टीम के मेंबर को कोई मार रहा है, मगर तुम्हारा भाई सेफ है। हमारे देश को तुम्हारी जरूरत है। जेम्स कहता है कि अब मैं कैनेडियन हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दरअसल जेम्स अपनी पुरानी जिंदगी में नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो काइला के साथ बहुत खुश होता है। ये टाइम इसकी जिंदगी का वो टाइम था
था जो इसने कभी नहीं देखा था और अब वो अपने आगे की जिंदगी इस तरह से गुजारना चाहता था। अगले दिन जब जेम्स लकड़ी काटते हैं तो इसको अजीब सी बू आती है। वो देखते हैं कि दरख्त पर पंजों के निशान है। वो समझ जाता है कि विक्टर यहाँ पर पहुंच चुका है और वो इसे या इसके चाहने वालों को नुकसान पहुंचा सकता है। वो जल्दी से जंगल से होते हुए कायला तक, मगर जब वो गाड़ी तक पहुंचता है तो देखते हैं कि कायला गाड़ी में नहीं है। इसकी गाड़ी पर विक्टर के निशान होते हैं। वो समझ जाता है कि विक्टर इसको उठाकर ले गया होगा। वो इसको जंगल में ढूंढना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद इस कायला की डेड बॉडी मिलती है जिसको विक्टर ने मार दिया होता है। जेम्स गुस्से से पागल हो जाता है। इस शाम वो एक बार में जाता है विक्टर जहाँ पर विक्टर होता है। विक्टर को देखकर इसके हाथों से हड्डीनुमा पंजे निकल आते हैं। वो विक्टर से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो विक्टर बताता है कि तुम्हारे ध्यान को खींचने के लिए ऐसा किया। 6 सालों में तुमने ना मुझे कॉल किया ना लेटर लिखा। इसके बाद दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। विक्टर अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका था। वो जेम्स पर पूरी तरह से भारी पड़ रहा था। विक्टर जेम्स का हड्डीनुमा पंजा तोड़ता है। जेम्स बेहोश हो जाता है। इसकी आंख खोलती है तो वो हॉस्पिटल में होता है और इसके सामने मेजर स्ट्राइक होता है। जेम्स इसका गला पकड़ लेता है, कहता है कि ने मुझको बताया क्यों नहीं कि जो सबको मर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि विक्टर था। स्ट्राइकर कहता है कि मैं अपने बेटे की कसम खाता हूँ कि मुझे नहीं पता था कि वो विक्टर है। विक्टर बहुत ज्यादा होनहार हो गया था। मैंने इसको कैद कर लिया था। इसे लगा कि मैंने इसको कैद कर लिया है और वो एक दिन वो अचानक गायब हो गया। इसने कहा था कि वो हमसे बदला लेगा। जेम्स कहता है कि मैं इसको ढूंढ कर खत्म कर दूंगा। स्ट्राइक कहता है कि तुम जानते हो कि तुम उसे हरा नहीं सकते, मगर मैं तुम्हें एक ऐसा शक्ति दूंगा जिससे तुम विक्टर को हरा दोगे, मगर तुम्हें इसमें तकलीफ होगी जो दुनिया में कोई भी इस तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम तुम्हारे बॉडी में एक चीज डालेंगे। तुम्हें याद है आज से 6 साल पहले नाइजीरिया में हम कुछ ढूंढ रहे थे। ये वही दाद है। अब मुझे ये भरपूर मिकदार में मिल चुकी है जिससे हमने ऐसा मेटल कंपोनेंट बनाया जो किसी भी चीज से टूट नहीं सकता। ये इस दुनिया की हर एक चीज को चीर सकते हैं। हम इस मेटल को तुम्हारी बॉडी के अंदर डालेंगे जिससे तुम जानवर बन जाओगे। जेम्स कहते हैं कि जो तुम्हें करना है कर लो। स्ट्राइक इसको पुराना बेज भी देता है जिस पर इसका नाम होता है। जेम्स कहते हैं कि मुझे एक नया बेज चाहिए जिसमें मेरा नाम होगा वोल्वरिन। दरअसल काइला ने जेम्स को एक कहानी सुनाई थी जिसमें आंसू था जो चांद से बहुत ज्यादा प्यार करता था और एक बार इसको कोई जमीन पर बेच देता है, जिसका मतलब था कि वो अब वापस नहीं जा सकता। वो आंसू चांद को हमेशा आवाज लगाया करता था जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था। अब वो किसी भी कीमत पर हासिल नहीं कर सकता और आंसू का मतलब होता है वोल्वरिन, इसलिए जेम्स अपने बेज पर वोल्वरिन लिख देता है और इसके बाद कई लोग जेम्स को वोल्वरिन भी कहते हैं। अब जेम्स के बॉडी में वो दांत डाला जाता है जिससे इसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और कुछ देर बाद उसके दिल की धड़कन बंद हो जाती है। सबको लगता है कि जेम्स मर चुका है, मगर एक बार फिर इसके दिल की धड़कन शुरू हो जाती है। स्ट्राइकर अपनी टीम से कहता है कि जेम्स की यादों को मिटा दो ताकि वो इनके लिए काम कर सके, इनके ऑर्डर को फॉलो करे, मगर इस बात को जेम्स सुन लेता है और इसके हाथों से पंजे निकलना शुरू हो जाते हैं। अब ये पंजे हड्डियों वाले नहीं बल्कि इस दांत वाले होते हैं जो इसके बॉडी के अंदर था। अब वो पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुका है। वो यहाँ पर कई सारे लोगों को मारने के बाद यहाँ से कूद कर भाग जाता है। स्ट्राइकर अपने लोगों से कहता है कि इनको ढूंढकर मार दो। दरअसल स्ट्राइक का प्लान फेल हो चुका था। वो जेम्स की यादों को मिटाकर इनको अपना गुलाम बनाना चाहता था, इसलिए वो अपने आदमियों को इसके पीछे भेज देता है। वही जेम्स एक घर में पहुंचता है जहां पर एक बूढ़ा कपल होता है। वो इसको अपने बेटे की तरह ट्रीट करते हैं, इसको घर में जगह देते हैं, मगर अगले सुबह स्ट्राइकर के लोग इस घर पर हमला कर देते हैं जिसमें ये बूढ़ा कपल मारा जाता है। जेम्स यहाँ से बाहर निकल जाता है और हेलीकॉप्टर के पैरों को काट देता है जिसमें स्ट्राइकर के आदमी थे। वो जमीन पर गिर जाता है। अब वो हेलीकॉप्टर के रेडियो पर स्ट्राइक को कहता है कि मैं विक्टर को मारूंगा और बाद में तुम एक जानवर चाहते थे ना, अब वो जानवर आ चुका है। इसके बाद जेम्स विक्टर को ढूंढना शुरू कर देता है। वो लास वेगास में एक आदमी के पास जाता है जो बहुत मोटा होता है। जेम्स इससे पूछता है कि विक्टर कहाँ है, तो वो मोटा आदमी बताता है कि विक्टर और स्ट्राइक दोनों एक साथ काम करते हैं। वो म्यूटेंट को पकड़ते हैं जिनके अंदर अलग अलग शक्तियां हैं। विक्टर इनको पकड़ता है और स्ट्राइक के साथ मिलकर एक आइसोलेटेड आइलैंड पर ले जाता है जहाँ पर इनके ऊपर अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, मगर इस जगह के बारे में किसी को नहीं पता। मगर एक
एक म्यूटेंट जो इस जगह से भाग आया था वो तुम्हें इस जगह के बारे में बता सकते हैं। जेम्स इस म्यूटेंट तक पहुंच जाता है जिसका नाम रमले होता है। वो तश के पत्ते से अलग अलग करतब दिखा सकता है। तश के पत्ते ही उसकी पावर है। जेम्स बताता है कि मैं इस आइलैंड पर जाना चाहता हूँ जिस आइलैंड पर तुमको वेक्टर ने बांधी बना रखा था। अब वो इसके गले में एक लोगो देखते है जो इस तरह का होता है जो वेक्टर के गले पड़ता है। इसको लगता है कि वो वेक्टर के लिए काम करता है और एक बार फिर से इसको बांधी बनाने के लिए आया है, इसलिए वो जेम्स पर हमला कर देता है। जेम्स दीवार तोड़कर बाहर गिरता है और बाहर वेक्टर होता है जिसने जेम्स के एक म्यूटेंट साथी को मार दिया होता है। वेक्टर इसके बॉडी से डीएनए निकाल रहा होता है। जेम्स जब वेक्टर को देखते हैं तो वो गुस्से से बाहर जाता है, इसके बाहर निकल आता है और वो वेक्टर पर हमला कर देता है। जेम्स वेक्टर से ज्यादा खतरनाक है, मगर इससे पहले कि वो इसको मारता, रमले जिससे मिलने के लिए जेम्स आया था वो जेम्स के ऊपर हमला कर देता है जिससे वेक्टर को मौका मिल जाता है और वो यहाँ से भाग जाता है। जेम्स रमले को अपने कब्जे में ले लेता है और अब इसको कहता है कि तुम मुझे इस आइलैंड पर लेकर जाओगे जहाँ से तुम भाग कर आए थे, ताकि मैं वेक्टर, स्ट्राइक और इन सब लोगों को मार सको जिससे तुम नफरत करते हो। रमले जेम्स की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वही दूसरी तरफ इन आइलैंड पर स्ट्राइक का सीनियर जनरल आता है। स्ट्राइक इसको बताता है कि अब वो एक्सपेरिमेंट नंबर 11 कर रहा है, यानी आज से पहले वो 10 म्यूटेंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। जेम्स इसका 10वां एक्सपेरिमेंट था और जो इसका 11वां एक्सपेरिमेंट है इसके अंदर इस 10 म्यूटेंट की पावर होगी जिससे हम मुल्क के दुश्मनों को आराम से सफाया कर सकेंगे। जनरल इसको कहते हैं कि तुम्हें इस एक्सपेरिमेंट को बंद करना होगा। तुम्हें पता है कि तुम्हारा बेटा भी एक म्यूटेंट था और अब ये तुम्हारा जाती मामला बन चुका है। स्ट्राइकर कहते हैं कि हाँ, मेरा बेटा म्यूटेंट था और इसने मेरी बीवी को मार डाला और इस दिन से मैंने कसम खाई कि मैं इस मुल्क के हर एक म्यूटेंट को मार दूंगा। इतना कहने के बाद वो इस जनरल को मार देता है क्योंकि एक्सपेरिमेंट नंबर 11 जिसका नाम टेडपोल है, म्यूटेंट को मारेगा, इसको किसी भी तरह से पूरा करना चाहता है। अब यहाँ पर जेम्स भी पहुंच जाता है और स्ट्राइकर से पूछता है कि तुमने ये क्यों किया। स्ट्राइकर कहते हैं कि मैं अपना एक्सपेरिमेंट नंबर 11 किसी भी तरह से पूरा करना चाहता था। इसकी शुरुआत मेरे बेटे से हुई थी और खत्म हुई तुम पर। मैंने एक म्यूटेंट के अंदर अलग अलग म्यूटेंट की पावर डाल दी। यहाँ पर जेम्स को एक झटका लगता है इसके जीएफ जिससे वो बहुत प्यार करता था, जिसका नाम काइला है, जो जेम्स की नजर में मारी जा चुकी है, वो जिंदा होती है। वो स्ट्राइक के लिए काम करती है। वो भी एक म्यूटेंट है जो किसी से भी कोई काम करवा सकती है। स्ट्राइकर के कहने पर इसने जेम्स से प्यार किया था। जेम्स पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। काइला कहते है कि मैं मजबूर थी। जेम्स यहाँ पर इमोशनल होकर वहाँ से चला जाता है। तब यहाँ पर वेक्टर आता है और स्ट्राइकर से कहता है कि तुमने वादा किया था कि जो दांत तुमने जेम्स के बॉडी के अंदर डाला है वही मेरे बॉडी के अंदर भी डालोगे। स्ट्राइकर कहता है कि तुम्हारी रिपोर्ट आ चुकी है, तुम इस ऑपरेशन में सर्वाइव नहीं कर सकते, तुम्हारी डेथ हो जाएगी। काइला यहाँ से भागने की कोशिश करती है। वेक्टर इसको अपने हाथों में उठा लेता है। काइला जोर से चिल्लाती है, इसकी चीख जेम्स सुन लेता है। जेम्स वापस आता है और वो वेक्टर के ऊपर हमला कर देता है। अब दोनों के दरमियान खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें जेम्स वेक्टर के ऊपर पूरी तरह से हेवी होता है। वो इसको मारने वाला ही था मगर जेम्स रुक जाता है। तब यहाँ पर काइला आ जाती है और वो इससे कहती है कि वो इससे बहुत प्यार करती है, इसने इसको कभी धोखा नहीं दिया। स्ट्राइकर ने इसकी बहन को बांधी बना रखा था, इसलिए इसके कहने पर यह सब कुछ करना पड़ा। इसके बाद जेम्स वहाँ पर आ जाता है जहाँ पर काइला की बहन और बहुत सारे अलग अलग म्यूटेंट होते हैं। वो इन सब को आजाद कर देता है। ये सब यहाँ से भाग रहे होते हैं तो इनके सामने टेबल आ जाता है। स्ट्राइकर का 11वां एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर 11 म्यूटेंट की पावर है। इसके हाथों से राड निकलते हैं जो इसमें टिश्यू से बने होते हैं जिससे जेम्स के पंजे बने थे। मगर तब वहाँ पर स्ट्राइकर के लोग आ जाते हैं और इन सब के ऊपर गोलियां चलाते हैं। काइला इनमें जख्मी हो जाती है और वो अपनी बहन से कहते हैं कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मुझे यहाँ रुकना होगा। दूसरी तरफ जेम्स और टेडपोल के दरमियान में खतरनाक लड़ाई होती है। यहाँ पर टेडपोल बहुत खतरनाक होता है इसलिए जेम्स इनके सामने टिक नहीं पाता। मगर तब वहाँ पर वेक्टर आ जाता है और दोनों मिलकर टेडपोल से लड़ते हैं। मगर जैसे ही जेम्स को मौका मिलता है वो टेडपोल की गर्दन काट देता है। इसकी गर्दन नीचे गिरती है जिससे एक्स-रे निकलती है जिस वजह से पूरी बिल्डिंग गिरना शुरू हो जाती है। वेक्टर यहाँ से भाग जाता है और जेम्स यहाँ से कूद जाता है। मगर इसको यहाँ पर काइला की आवाज आती है। वो काइला के पास जाता है जो बहुत जख्मी है। वो काइला इसको बताती है कि वो इससे बहुत प्यार करती है। जेम्स इसको उठाकर अपने साथ लेकर जा रहा होता है मगर तब स्ट्राइकर पीछे से इन पर गोली चलाता है। जेम्स इसको मारने के लिए भागते हैं मगर स्ट्राइकर इन पर कई गोली चलाता है और एक गोली
इनके सर पर लग जाती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। क्योंकि इस गन में जो गोली होती है वो इस दांत के होते हैं जो दांत जेम्स की बॉडी के अंदर होता है। स्ट्राइकर काइलो को मारने के लिए जाता है, मगर इसको अपने शक्तियों से अपने वश में कर लेती है। वो स्ट्राइकर से कहती है कि तुम वहाँ तक चलते रहो जब तक तुम्हारे पाँव से खून न निकल जाए। कुछ देर बाद जेम्स को होश आती है, मगर गोली लगने की वजह से इसकी याद खत्म होती है। वो काइलो को देखता है मगर इसको पहचानता नहीं और वहाँ से निकल जाता है। आखिर में हामिद कहा जाता है कि स्ट्राइकर के पास आर्मी की गाड़ी आती है और जनरल के कातिल की इंक्वायरी के लिए इनको अपने साथ ले जाता है। वही दूसरी तरफ डेडपूल जो अभी भी जिंदा था, इसके हाथ निकल आते हैं और अपने सर को ढूंढ लेता है। इसके साथ इस कहानी का एंड होता है।